नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की, जो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा। बच्चों की पीठ से किताबों का बोझ कम होगा और किसी भी विषय की अनिवार्यता को भी खत्म करेगा। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। इससे पहले साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में हुए बदलाव में सरकार ने 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया है। तो देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद एक बार फिर नए बदलाव किए गए हैं। बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदला है। आइए आपको बताते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने सालों बाद क्या बदला है और इससे बच्चों की पढ़ाई पर कैसा फर्क पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12वीं की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों के पास विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमारी शिक्षा नीति में कई विसंगतियां थीं और लंबे समय से इस तरफ जो भी सरकार थी पूर्व की, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए शिक्षा नीति को लेकर समय समय पर अनेक तरह के प्रश्न सामने आते थे, अनेक कठिनाइयाँ सामने आती थीं। वर्तमान जो शिक्षा नीति बनी है, एक आदर्श शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इससे एक हम ऐसे यूथ को तैयार करेंगे जो शिक्षा के बाद रोजगार से जुड़ेगा, जो शिक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा बोझ नहीं, वरदान बनेगी। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटी देश में अपना कैंपस बना सकेंगी। कैबिनेट ने HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दी है। नई नीति के तहत ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी कारण से छात्र की पढ़ाई बीच सेमेस्टर में छूट जाती है तो इससे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत फिर से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। मतलब अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल की है तो डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी।
इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी तय किया है कि अब जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का 4.43% हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च होता है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेज के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। साथ ही सरकार न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसमें ECE, स्कूल, टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा और बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा। अब 2 बोर्ड परीक्षाओं को तनाव को कम करने के लिए बोर्ड 3 बार भी परीक्षा करा सकता है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। छात्र पर किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का लक्ष्य रखा गया। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा में अंतर नहीं होगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूह की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य, जो अभी 4.43% है। 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य। देखिए, ये ऐतिहासिक निर्णय नहीं, अभी ये समय है कोविड के समय, कोविड को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से लिया गया निर्णय हम भी स्वागत करते हैं। पर शिक्षा नीति के साथ प्रदेश में शिक्षा में इतना क्यों पिछड़ रहा है? अगर इसके ऊपर थोड़ा चिंतन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सिर्फ ये नाम बदल दो, थोड़ी सी चीज़ बदल दो और उसे ऐतिहासिक बताओ, इससे बेहतर होता कि हम शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ा पाएंगे, कैसे हम लोग जो ग्रामीण रूरल की शिक्षा हमारी खराब पड़ी हुई है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में भी चिरायु जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। जिस दिन बड़े बड़े नेताओं के, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगे, मतलब उनका स्तर इतना सुधर जाए, उस दिन हम मानेंगे। शिक्षा के सुधार पे व्यवस्था करें, शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर काम करने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत चीजों को बदलाव करके, ना तो अपनी पीठ तपाएं। बहुत हम पीछे हैं, पिछले पायदान पे है शिक्षा में, हमें बहुत काम करने की जरूरत है। करीब 34 साल बाद हुए परिवर्तन में स्कूलों में बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव भी होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। सरकार की इस पहल से पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला भी दिलाया जाएगा। इससे पढ़ाई के स्तर में सुधार होगा और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के जरिए छात्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को भी जान सकेंगे और देश के छात्र नई बुलंदियों को छू सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था में ऐसे ही बहुत से परिवर्तन किए गए हैं जो शिक्षा को आसान बनाने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य भी है। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लाने की बात भी सरकार ने नई नीति के तहत कही है। तो आइए नई शिक्षा नीति के इन्हीं बदलावों को जानेंगे हम, और भी कई चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, जिनसे हम इस नई शिक्षा नीति के बारे में और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई सारी बातें इस नई शिक्षा नीति में सामने आई हैं, जैसे कि शिक्षा को बोझ नहीं वरदान बनाना है। अभी भूपेंद्र सिंह जी को आपने सुना कि जो स्टार्टिंग एजुकेशन रहेगी, यानी प्राइमरी से लेकर जो बच्चा फर्स्ट में जाएगा, उससे साफ तौर पर ये एजुकेशन देने की कोशिश होगी कि वो कैसे अपनी नींव मजबूत करे। स्टार्टिंग ईयर्स में नींव मजबूत करने का काम ही होगा। हालांकि ये बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, इन्हीं में जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा। उनका बेस मजबूत करना, उन्हें ये समझाना कि आखिर वो पढ़ क्या रहे हैं,
कई बार हमने ये भी चीज़ें देखी हैं कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें रटाया जाता है, तो रटाने वाला जो फॉर्मूला है उसे नई शिक्षा नीति से दूर करने की कोशिश होगी कि बच्चा समझे, स्टूडेंट समझे कि आखिर वो पढ़ क्या रहा है। हालांकि अगर हम केंद्रीय राज्य मंत्री के मीडिया सलाहकार हैं उमाकांत त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। उमाकांत त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी बताइए। त्रिपाठी जी, हम नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस नई शिक्षा नीति के बारे में आपके माध्यम से और भी जान सकें। सर, कैसे देखते हैं आप, कितना बदलाव हुआ है? अगर हम 34 साल की भी बात कर रहे हैं तो कितना डिफरेंट आप महसूस करते हैं नई शिक्षा नीति और पहले जो हम पुरानी शिक्षा नीति देखते थे उसमें? देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो है हमारे मंत्रालय ने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है जी। कल कैबिनेट ने इस पर मंजूरी मोहर लगा दी। उसके बाद नई शिक्षा नीति पर भी मोहर लग गई है। नई शिक्षा नीति जो आई है वो 34 साल के बाद इस देश को नई शिक्षा नीति मिली है। ये समझ लीजिए, एक बात कहिए कि जो है धरती पर जहाँ राफेल उतर रहा था वहीं हमारी सुरक्षा और शिक्षा एक कल दोनों ही एक बहुत बड़ा दिन था। और ये माना जाए कि इस सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला जो नई शिक्षा नीति लाकर लिया गया है। और नई शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको एक चीज तो ये अवगत करा दूं कि इस शिक्षा नीति में कम से कम 2.5 लाख लोगों की राय लेकर ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। और यही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की भी राय ली गई है। और जाहिर तौर पर जो शिक्षा नीति देश को दी जा रही है उसमें बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन दिखेगा आने वाले समय में। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। ये जो दौर है, ये जो वक्त है, ये कोरोना काल का वक्त जो रहा है, ऐसे में एक आपात स्थिति में हमारा देश अचानक आ गया, किसी को कुछ खबर नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप कैसे चलाया जाए। इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने प्रतिदिन ऐसे ठोस कदम हमारे मंत्रालय ने उठाए, मंत्री जी ने उठाए कि ताकि शिक्षा व्यवस्था में कहीं रुकावट ना आए, छात्रों को ये न लगे कि जो जहाँ सभी चीजें ठप हो गई हैं वहाँ जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ठप ना हो जाए। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के जितने भी माध्यम थे सबको ओपन किए गए और कहीं न कहीं छात्र जो घरों में बैठे थे उनको, छात्रों को घर पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की हमने कोशिश की। जी बताइए। बिल्कुल सर, ऐसे में कई जो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर कई लोगों में कन्फ्यूजन है और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्कूल जो इंग्लिश मीडियम से संचालित होते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कई अभिभावक ये भी महसूस कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कि हमारे देश में 22 भाषाएं हैं जी। उन 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है। अब किसी को भी ये नहीं कहा गया है कि वो अंग्रेजी माध्यम से ना पढ़े, किसी को ये नहीं कहा गया है कि वो कोई दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़े, लेकिन हमने जो शिक्षा नीति में जोड़ दिया है कि हमारे देश की जो 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल भाषाएं हैं, उनको महत्वपूर्ण स्थान मिले, क्योंकि हमारी देश की भाषाएं हैं। और जाहिर तौर पर मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, ऐसी भाषाओं को यदि उनके राज्य में तवज्जो मिलेगी तो जाहिर तौर पर एक हमारे देश की भाषाओं को एक महत्व मिलेगा। ये हमने नहीं कहा है कि आप जो है अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाई नहीं कर सकते या इस तरह की कोई बात हमारी नई शिक्षा नीति में नहीं है। जी बिल्कुल सर, अगर हम इस वक्त मैं मध्य प्रदेश में बैठी हुई हूँ, राजधानी भोपाल में, अगर हम यहाँ की जनता की व्यू ऑफ पॉइंट से बात कर रहे हैं तो मैं ये जानने की कोशिश आपसे करना चाह रही थी कि कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं, कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू सेट है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो अच्छा पढ़ाई की है, इंग्लिश में बात करना, और फिर जब हम सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो बच्चे की अगर उसकी फर्राटेदार इंग्लिश होती है तो उसको उस हिसाब से उसको उतना वेटेज मिलता है। इस सोच को भी हमें देखना होगा सर। देखिए, ये तो व्यक्तिगत किसी की सोच हो सकती है, लेकिन जहां तक बात हमारी 22
मातृभाषाओं की है उनको महत्व तो हमने नई शिक्षा नीति में दिया है। रही अंग्रेजी की बात, तो अंग्रेजी में जिसको पढ़ना है कोई मनाही नहीं की है, ना ही हमने नई शिक्षा नीति में इस बात का कोई क्लॉज रखा है कि अंग्रेजी में बच्चा ना पढ़े। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाएं और अपनी मातृभाषाएं जो 22 भाषाएं हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान देकर एक मजबूत दिशा में एक प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल सर, अब हम आगे बात करते हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि हम जैसे देखते थे कि बोर्ड की परीक्षाएं 8वीं 10वीं और 12वीं, लेकिन अब 6 महीने में एक बार भी परीक्षा हो सकती है। शायद जो खौफ बोर्ड का स्टूडेंट्स के ऊपर था उसे कम करने की कोशिश की गई होगी। इन 6 से 8 और 8 के बाद की जो एजुकेशन है उसके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए क्या है कि पहले ये होता था कि आप बोर्ड की परीक्षाएं अभी भी होंगी, लेकिन अब ऐसा नई शिक्षा नीति में एक क्लॉज ये भी है कि जो बच्चा 8वीं 9वीं में पढ़ के आ जाता था 10वीं में बोर्ड करता था, लेकिन अब क्या कर दिया है हमने नई शिक्षा नीति 8वीं के क्लास के बच्चे को भी वो मूल्यांकन उसका असेसमेंट के आधार पर रहेगा। जैसे हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया है कि जो बीए फर्स्ट में है और बीए फर्स्ट में किसी कारणवश वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो लेकिन उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो बीए फर्स्ट का अपने पास सर्टिफिकेट होल्डर रहना चाहिए, प्रमाण उसके पास रहना चाहिए। इसी तरीके से हमने स्कूल शिक्षा में किया है कि बच्चों को बहुत ज्यादा दबाव न रहे उनके ऊपर, लेकिन उनका जो 8वीं क्लास से है 8वीं क्लास को भी हमने बोर्ड में माना है, शामिल किया है। फिर 9वीं 10वीं और फिर 11वीं 12वीं में बोर्ड होता था। तो ऐसे में क्या है कि बच्चों मान लिया कि उसका 10वीं में जाके गणित में मूल्यांकन कम है तो 8वीं में बहुत अच्छा था, तो उसको आगे देखने के लिए ये सब नई शिक्षा नीति में चीजें ली गई हैं। जी बिल्कुल संक्षेप में एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, लाइफ स्किल इंटर्नशिप की बात की जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? क्या वाकई वो टेक्निक से जुड़ पाएंगे, स्किल से जुड़ पाएंगे? सबसे बड़ा फायदा बच्चों का ये होगा कि अपने असेसमेंट को हर साल वो जान पाएंगे कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है जी। और उनको हर साल एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि वो उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है। तो ये स्वाभाविक तौर पर एक बहुत बड़ा कदम नई शिक्षा नीति में है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उमाकांत त्रिपाठी जी, मीडिया सलाहकार, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए थे। तमाम पहलुओं पर उन्होंने हमें जानकारी दी और दर्शकों को भी काफ़ी हद तक हम उम्मीद करते हैं कि बहुत उन्होंने क्लियरली समझाने की कोशिश की कि आखिर ये नई शिक्षा नीति क्यों लाई गई है और इससे क्या डिफरेंट हम देखते हैं, किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं पुरानी और नई शिक्षा नीति में। हालांकि इस पर अभी भी मोहर लगनी बाकी है, लेकिन देखिए हमारे देश में हमारी जो हिंदू संस्कृति या परंपरा है 16 संस्कार, उनमें से एक हमारी संस्कार होते हैं शिक्षा, जिसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और न केवल आज हम जब स्कूलों में जाकर पढ़ रहे हैं, हम सदियों से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन आज जब हम शिक्षा के पैटर्न पर बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाहर दूसरे देशों में जो पढ़ के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के पढ़े हुए बच्चों को उतना बहुत हद तक कम्पीट कर लेते हैं, यानी उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई दे जाती है। अब वो वजह कई सारी हैं, उस पर अलग से ही चर्चा हो सकती है, लेकिन शायद यही वजह रही जो खामियां हम देख रहे थे। कंपटीशन है और कई हम स्टडीज़ की बात करें तो वो लेवल हमें स्टडीज़ का, वो लेवल हमें शिक्षा का हमारे देश के बच्चों को देना था, शायद यही वजह भी रही कि और काफ़ी लंबे समय से एक ही शिक्षा नीति हम देख रहे थे और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शिक्षा नीति में बदलाव शामिल था, तो ये करना ही था और अभी एकदम से नहीं हुआ है। काफ़ी समय से इस पर वर्क हो रहा था, करीब 2 लाख लोगों से इस पर सलाह मशवरा किया गया, घोषणा पत्र आए गए, माफ़ कीजिए पत्र लिए गए लोगों से, 2 लाख लोगों से, और उसके बाद जब हमने देखा कि सब कुछ प्रिपेयर हो गया, उसके बाद इस शिक्षा नीति को सामने रखा गया। इसमें कई तरह के चेंजेस हैं, खासतौर पर अगर हम जीडीपी का हम देखें 6% अब शिक्षा में खर्च किया जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा जैसे कि सवाल हर बार उठते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हम देखते हैं, तो इसमें विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
आशीष मंगल सोनी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, नई शिक्षा नीति, हालांकि शिक्षा नीति को अभी लागू होने में समय है, लेकिन ऐसे में उससे पहले ही उठ रहे सवाल ये भी बात बताना ज़रूरी है कि हम हमारे देश में जब शिक्षा की बात करते हैं तो कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी भी शिक्षा नहीं पहुँच पाई। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कभी नदियाँ पार करके जाते हैं। तो ऐसे में जो इस नई शिक्षा नीति में कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, टीचर्स उतने अच्छे होंगे जो तरह तरह की एजुकेशन दे सकेंगे, म्यूज़िक क्लासेस की बात कही जा रही है, और भी कई चीज़ें कही जा रही हैं। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा आने वाले समय में? देखिए परुण, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम या ग्रेजुएशन डिग्री में लेकर जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर हम सबसे पहले बात करें स्कूल की, तो स्कूल के पहले 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा पहली और दूसरी सहित ये फाउंडेशन स्टेज शामिल की गई है। दरअसल ये 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। फिर अगले 3 साल का स्टेज कक्षा तीसरी से 5वीं तक का होगा। इसके बाद 3 साल में फिर मिडिल स्टेज आएगी। तो ये इसके बाद चौथा स्टेज जो होगा वो 9वीं से 12वीं तक का होगा, 4 साल का। इसमें स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। कहा जा सकता है मतलब साइंस और गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग, मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो भी स्टूडेंट उसका चयन कर सकता है। तो ये एक शिक्षा के स्तर में बदलाव करने की यहाँ पर कोशिश सरकार की तरफ से की गई है नई शिक्षा नीति में। 6वीं कक्षा के बाद रोजगार मूलक शिक्षा जिसकी लगातार मांग की जा रही थी वो यहाँ पर बच्चों को देने की बात की जा रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले से आसान हो सकेगी, क्योंकि अब इसमें सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में होंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर छात्रों का जो स्टैंडर्ड है और पढ़ाई का तरीका है वो यहाँ पर बदला हुआ मिलेगा। और जो स्टूडेंट दबाव में रहते हैं, आमतौर पर हमने देखा कि मानसिक तौर पर एग्जाम के पहले अलग अलग तरह से दबाव स्टूडेंट पे मिलता था, तो वो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर भी अब इसमें अच्छे खासे मान्य किए जाएंगे। इसके साथ ही जो नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और 8वीं तक उसकी जो मदर लैंग्वेज है उसकी शिक्षा उपलब्ध कराने पर चर्चा की जा रही है। ये एक बेनिफिट छात्रों के लिए हो सकता है कि वो अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने मातृभाषा में शिक्षा हासिल कर सके। और इसके साथ ही स्टूडेंट के लिए तो ये फायदेमंद रहेगा। इसमें स्कूल की परफॉर्मेंस, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये स्कूल प्रबंधन की भी एक जिम्मेदारी होगी। तो ये बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। ग्रेजुएशन की बात कर ली जाए तो 3 से 4 साल की डिग्री जो है इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की को लेकर बात की जा रही है। जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है या जिन्हें रिसर्च में नहीं जाना है तो वो 4 साल की डिग्री करें और डिग्री करने के बाद अपना जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति ये जरूर कहा जा सकता है कि ये रोजगार के लिए बेहद सहायक साबित हो सकती है। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कई सारी अच्छी बातें हैं नई शिक्षा नीति में, और कई लोगों से चर्चा करने के बाद इस नई शिक्षा नीति को बनाया गया, और अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से इस पर वर्कआउट हो रहा था। लेकिन अब 34 साल के बाद, करीब 3 दशक के बाद हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के आने से शिक्षा क्षेत्र में बहुत बदलाव होगा, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक रोज़गार मूलक शिक्षा जो है वो ले सकेंगे। यानी 6वीं के बाद उन्हें ऐसे स्किल्स दिए जाएंगे जिसके बाद कई हद तक वो सीधा रोज़गार से जुड़ सकते हैं अपनी पढ़ाई के बाद। कई छोटी बड़ी बातें जो हमने रिपोर्ट में भी आपसे साझा करने की कोशिश की, और जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए तो उमाकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने भी कई हद तक शिक्षा नीति के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि कब ये शिक्षा नीति लागू होती है और किस तरह से जो हालात हमारे देश में शिक्षा के गुणवत्ता की बात जो हो रही थी उसको भी ध्यान में रखकर हमें इन तमाम पहलुओं पर काम करना होगा। तब जाके हर माइलस्टोन तक, हर गांव कस्बे तक ये जो बातें हम कर रहे हैं ये धरातल पर उतर पाएंगी। हालांकि तमाम जगहों पर इस नई शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जो डिमांड्स हो रही थी शिक्षा नीति में बदलाव की, आखिरकार वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादिक टीवी। नमस्कार।